नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम समझ रहे थे ऑर्बिट्स को या कक्षाओं के बारे में। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह यानी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट, ये हमारा टॉपिक था। तो इसमें हम कक्षाओं की या ऑर्बिट की बात कर रहे थे, कक्षाओं या फिर ऑर्बिट्स। कक्षाओं या फिर ऑर्बिट्स को हम देखें तो हमने लो अर्थ ऑर्बिट को या फिर पोलर ऑर्बिट को समझ लिया था। तो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करें तो ये इस तरह से है कि ऑर्बिट क्या होती है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी कि कक्षाएं वो होती हैं जो किसी भी ग्रह के ऊपर वो निश्चित स्थान या निश्चित परिधि जिसमें कोई उपग्रह घूमता है उसको कक्षा बोलते हैं। और उन्हीं कक्षाओं की हम बात करें तो हमने पहला समझ लिया था LEO या फिर लो अर्थ ऑर्बिट या फिर निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। तो निम्न भू कक्षा को हम समझ रहे थे और निम्न भू कक्षा में हमने देखा कि 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो कक्षाएं होती है वो निम्न भू कक्षा होती है। और इनमें जो उपग्रह हम स्थापित करते हैं तो वो घूमता है किसके, ध्रुवों के सापेक्ष। ध्रुवों के सापेक्ष मतलब अगर हमारी अर्थ इस तरह है, ये अर्थ हो गई और अर्थ में ये हो गया नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव और ये है सदर्न हेमिस्फीयर या साउथ पोल का भाग जैसे दक्षिणी ध्रुव। तो अगर उपग्रह इसके आसपास चक्कर लगाएगा तो वो इस तरह चक्कर लगाएगा, इस तरह से, मतलब ध्रुवों के सापेक्ष गति करेगा। इसलिए इसका एक और नाम हमने दिया था, इसको ध्रुवीय कक्षा भी बोलते हैं, ध्रुवीय कक्षा या फिर पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। और इसी तरह इसमें किस तरह के हम उपग्रह स्थापित करते हैं, जैसे जो हमारे टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप हो गया, स्पेस स्टेशन है, और साथ में जो जासूसी प्रकार के जो उपग्रह है वो हम इसमें स्थापित करते हैं। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट की बात हमने करी थी। तो इस क्लास में अब जब हम सीखेंगे आगे वो है भू स्थिर कक्षा के बारे में। भू स्थिर कक्षा या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और एक और कक्षा को साथ में देख लेंगे जिसको हम नाम देते हैं भूतुल्यकाली कक्षा, भूतुल्यकाली कक्षा या फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो भू स्थिर कक्षा और भूतुल्यकाली कक्षा में थोड़ा सा अंतर है, वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे हम एक चित्र के माध्यम से कि ये है हमारी अर्थ, ये हो गई अर्थ, ये बना दी मैंने अर्थ। और अर्थ के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी इसको कह सकते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर अंग्रेजी में इक्वेटर। तो ये मध्य से गुजर रही है। और यहाँ पर एक नाम आ रहा है भू स्थिर कक्षा, मतलब भू यानी भूमि और स्थिर यानी किसी जगह पर कोई उपग्रह स्थिर हो। तो भूमि से देखने पर जो उपग्रह स्थिर दिखाई देता है उस कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं। ये तो मोटे मोटे शब्दों में हमने समझा। मतलब हमारी भूमि जिस गति से गति कर रही है, क्योंकि एक्सिस पे भी घूमती है
और साथ में सूरज के आसपास भी घूमेगी, तो पृथ्वी से वो उपग्रह देखने में हमेशा एक ही जगह प्रतीत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंगूठा बिल्कुल हाथ फैला के अपने सामने करें, एक व्यक्ति मैं यहाँ बनाऊँ और इसने अपना हाथ आगे किया और यहाँ पे अंगूठा ऊंचा किया, अब ये आदमी अपने यहाँ पे अपनी जगह पर राउंड राउंड घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो वो अंगूठा भी घूमेगा, परंतु वो हमेशा उस अंगूठे को देखता रहेगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने अपना हाथ आगे कर लिया, ये हाथ जैसे आगे, और यहाँ से ये आदमी घूमेगा तो ये अंगूठा भी घूमेगा और उसकी आंखों के हमेशा सामने रहेगा। वैसी स्थिति होती है इस कक्षा में कि इस कक्षा में जो भी पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसी तरह से उपग्रह भी घूम रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपग्रह स्थिर है, इसलिए इस कक्षा को भूस्थिर कक्षा कहते हैं। और वो ये कक्षा होती कहाँ है? जैसे ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर मैं बनाऊं तो इस तरह से ये कक्षा हो गई, ये कक्षा हो गई। और यहाँ पर कोई उपग्रह है, मान लो ये उपग्रह है, तो भूमध्य रेखा से यहाँ पे धरती पे कोई व्यक्ति है, तो ये इससे ये देख रहा है इसको, तो ये हमेशा इसको एक ही जगह पर दिखेगा, क्योंकि जैसे धरती घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी, तो ये आदमी भी घूमेगा और उपग्रह भी उसी गति से गति कर रहा है। हालांकि उपग्रह की गति अधिक होगी क्योंकि इसका जो ये है, इसकी जो परिधि है, परिधि मतलब जिस कक्षा में ये घूम रहा है ये बड़ी है, परंतु ये इस तरह से गति करते हैं एक दूसरे के सापेक्ष कि वहाँ से स्थिर दिखाई देता है। तो ये इस तरह की कक्षा है भू स्थिर कक्षा। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। मतलब हम बात करें तो निम्न भू कक्षा से काफ़ी अधिक ऊपर, मतलब 1600 किलोमीटर और जोड़ दें तो आगे जाके भू स्थिर कक्षा आती है। अब इस कक्षा का महत्व क्यों है? क्योंकि जो दूर संचार उपग्रह हैं या फिर मौसम विज्ञान की जानकारी हमें देते हैं, वो इन्हीं कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। और ये काफ़ी अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए इनको जो व्हीकल चाहिए, जैसे यहाँ पर इस कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करेंगे तो जो व्हीकल चाहिए वो भी हमें ज़्यादा ताकतवर चाहिए। हालांकि हम व्हीकल कौन सा चाहिए, जैसे किसकी सहायता से, व्हीकल का मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करने वाला यान। जैसे आपने नाम सुना होगा PSLV, GSLV और SLV, ASLV, तो ये सब की बात हम करेंगे। तो काफ़ी अधिक ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर, जहाँ पे स्थापित करना है, और ऐसी कक्षा को भूस्थिर कक्षा कहते हैं। अच्छा, साथ में एक और बात करें कि भूतुल्यकालिक कक्षा, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे ये अर्थ है, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी की हमने बात करी तो इसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजर रही, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। पर भूमध्य रेखा में भूतुल्यकालिक कक्षा में जब उपग्रह को स्थापित करते हैं तो भूमध्य रेखा में नहीं रखते। किस में रखते हैं? इसके सापेक्ष एक और रेखा होती है जो कुछ कोण पर होती है, कुछ कोण पर होती है। ये इस तरह से मान लो, मतलब ये भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, और ये एक कोण पे रेखा हो गई, और इसके सापेक्ष गति करेगा, इसके ऊपर गति करेगा उपग्रह, इस तरह से। मतलब ये है कि ये उपग्रह किस में है? एक कोण पर है, भूमध्य रेखा पर, और कौन सी कक्षा में? भूतुल्यकालिक कक्षा। अब ये जो कक्षा है, इसकी एक खास बात यह है कि ये जो उपग्रह है ये दिन के एक हिस्से में उसी जगह प्रतीत होगा। दिन के एक हिस्से का मतलब क्या है कि जैसे ये उपग्रह सुबह 4 बजे इस जगह पर दिखता है, तो वो अगले दिन भी 4 बजे उसी जगह पर दिखेगा, बाकी के समय नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो अलग है। अगर ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता, भूमध्य रेखा के ऊपर होता तो हमें सीधा ये इसका अपीयरेंस मिलता, पर ये भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो महाद्वीपी हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से। पर ये अगर इस तरह से ये गति करेगा तो ये दिन के एक हिस्से में एक स्थिति पर दिखेगा, ना कि हमेशा। तो इस तरह के ये बस बेसिक अंतर है भूतुल्यकालिक कक्षा में और भूस्थिर कक्षा में। तो लिख लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहले भूस्थिर कक्षा के बारे में कि भूस्थिर कक्षा क्या होती है।
कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई। और ये अपना लगभग एक चक्कर कब पूरा करते हैं, 24 घंटे में। तो ये भी लिख लेते हैं कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। इस कक्षा में सामान्यतः मौसम व दूरसंचार उपग्रह या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये स्थापित किए जाते हैं। और इनकी जो खास बात क्या है कि ये जो उपग्रह होते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं। मतलब पृथ्वी से हमेशा एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देने के कारण इस कक्षा को भू स्थिर कक्षा नाम दिया गया। और भूतुल्यकालिक कक्षा, इसमें बाकी सब चीज़ें समान है, बस क्या अलग है कि ये किसी कोण पर गति करते हैं। तो ऊंचाई इसकी भी कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाएगी। पर लेकिन क्या है, लेकिन ये भूमध्य रेखा के ऊपर ना होकर इससे कुछ एंगल पे या फिर कोण पर रहते हैं। और इसमें भी किस तरह के उपग्रह आ जाएंगे, मौसम के और साथ में दूरसंचार के उपग्रह। तो ये हो गया भूतुल्यकालिक कक्षा और भूमध्य जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहाँ पर हमने पहले बात करी थी पिछली कक्षा में कि ध्रुवीय कक्षा के बारे में, पोलर ऑर्बिट के बारे में। तो पोलर ऑर्बिट से संबंधित एक चीज़ और हमें देखनी है कि पोलर ऑर्बिट में जो भी उपग्रह है, मान लो यहाँ पर एक उपग्रह है और ये है हमारा इंडिया। अब मान लो ये उपग्रह खराब हो जाता है, आकाश में है, ये अपनी कक्षा में गति कर रहा है, पर मान लो इसने काम करना बंद कर दिया, तभी ये अपनी कक्षा में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वो अपने वायुमंडल में प्रवेश करके नीचे नहीं आ सकता, तो वो वहीं तैरता रहेगा। मान लो इतने सारे देश हैं, इतने सारे अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे देशों के, जैसे नासा, जाक्सा, कोस्मोस, भारत का इसरो, तो ये सब बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं। तो कोई सैटेलाइट 1 साल चलता है, कोई 2 साल, कोई 10 साल, पर कुछ समय बाद वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब पर वहाँ पर जो उसके अंश हैं, अंश किस प्रकार से उसके पार्ट्स हैं और उसके अंदर का जो तंत्र है, पेलोड्स वगैरह है, वो वहीं तैरते रहते हैं ऊपर। तो अगर वो जो उपग्रह है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, मतलब ध्रुवीय कक्षा में, तो भारत ने 2019 में एक मिशन चलाया था, मिशन शक्ति। क्या नाम बोला मैंने, मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति में क्या था, मिशन शक्ति में ये था कि अगर यहाँ पर है उपग्रह तो हम धरती से ही उसको नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट कर सकते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा। तो लिख लेते हैं किसके बारे में, मिशन शक्ति के बारे में, कि मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है। मिशन शक्ति मिशन शक्ति
हम्म, तो नोट करो मिशन शक्ति के बारे में। मिशन शक्ति कि 2019 में मार्च में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, तो DRDO ने मिलकर, इन दोनों का मिशन था ये, दोनों ने मिलकर निम्न भू कक्षा में गति कर रहे एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा नष्ट किया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा नष्ट किया। और इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को क्या नाम दिया, ए सेट। ए का मतलब एंटी, सेट का मतलब सैटेलाइट। तो ए सेट मिसाइल द्वारा जो निम्न भू कक्षा 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली या फिर पोलर कक्षा, जिसमें अगर कोई सैटेलाइट गति कर रहा है तो उसको हम जमीन से ही उड़ा सकते हैं। तो ऐसी शक्ति भारत ने, इसलिए इसको मिशन शक्ति नाम दिया गया, क्योंकि ये तकनीक कुछ ही देशों के पास है, उसमें से भारत एक देश है। तो ये हमें ध्यान रखना है मिशन शक्ति के बारे में। और भी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने बात करी कि जैसे ये अर्थ है, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के यहाँ पे आ गई निम्न भू कक्षा, ये हो गई लो अर्थ ऑर्बिट। कहाँ से बात करी हमने, मान लो ये 200 से 2000 किलोमीटर, तो ये निम्न भू कक्षा हो गई। और अगर और ऊपर चलते हैं तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी भू स्थिर कक्षा या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह है या फिर किसी उपग्रह को यहाँ पर स्थापित करना है, तो जब भी भू स्थिर कक्षा में या फिर किसी भी कक्षा में किसी भी उपग्रह को स्थापित करते हैं तो उसको पहले उसके नीचे एक कक्षा में रखते हैं और फिर उस कक्षा से उसको ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि जैसे हमने यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की पृथ्वी से, तो जब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले वो उपग्रह इस भू स्थिर कक्षा से कुछ नीचे वाली कक्षा में रहेगा, जो इसके समानांतर होगी। तो भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकाली कक्षा दोनों की बात हम करेंगे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, क्योंकि दोनों ही 36,000 किलोमीटर ऊपर हैं। तो जब हम भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकाली कक्षा में किसी सैटेलाइट को वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं तो उससे को स्थापित करने से पहले उसके नीचे एक कक्षा होगी, उसमें उसको सबसे पहले लाएंगे, फिर वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर वाले जो असली उसकी स्थिति है वहाँ पर। तो ये जो कक्षा है जहाँ पर उसको सबसे पहले लेके आते हैं, ये इसके समानांतर है, तो इसको एक नाम तो ये दे दिया कि ये है समानांतर कक्षा। या फिर यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको ट्रांसफ़र ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑर्बिट, या फिर स्थानांतरण कक्षा, या फिर इसका एक और नाम है GTO का मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GT। तो GTO कौन सी कक्षा है,
कि ऐसी कक्षा जिसमें से किसी भी सैटेलाइट को उसकी निश्चित कक्षा यानी भू स्थिर कक्षा में भेजा जाता है, उसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। और ये किसकी सहायता से भेजा जाता है? मान लो यहाँ पर उपग्रह भेजा तो इसको थ्रस्ट लगाते हैं, प्रणोदक। थ्रस्ट का मतलब होता है एक बल लगाना, तो बल या प्रणोदक की सहायता से, थ्रस्टर्स की सहायता से उसको उसकी कक्षा में भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो कि भू तुल्यकाली कक्षा, भू तुल्यकाली कक्षा या भू स्थिर कक्षा या फिर कक्षाओं के कुछ नीचे स्थित समानांतर कक्षाएं जीटीओ कहलाती है। यहाँ से, कहाँ से? जीटीओ से। प्रणोदक या थ्रस्टर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रणोदक, की सहायता से उपग्रह को उसकी मुख्य कक्षा में भेजा जाता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होते हैं। उसके साथ ही एक और ऑर्बिट महत्वपूर्ण है, उसे बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पहले जियो सिंक्रोनस था, अब सन सिंक्रोनस। मतलब अब यहाँ पे सन की बात आ रही है, वहाँ पे जियो मतलब धरती की बात आ रही थी, पृथ्वी की बात आ रही थी कि वो पृथ्वी के जो दृष्टि क्षेत्र था उसमें था, पर यहाँ पे ये सूर्य के दृष्टि क्षेत्र में रहेगा। तो कुछ जो उपग्रह होते हैं उनको हम सूर्य के दृष्टि क्षेत्र में रखते हैं ताकि, और ये जो कक्षाएं हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये इतनी अधिक ऊंचाई में नहीं होती। एक तरह की ये लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न भू कक्षा ही है, निम्न भू कक्षा ही है, जो निम्न भू कक्षा जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हमेशा सूर्य की दृष्टि रेखा में रखती है, उसे सन सिंक्रोनस या सूर्य तुल्यकाली कक्षा कहते हैं। और ये एक प्रकार की क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा। तो मतलब जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर हमने बात करी कि भूमध्य रेखा के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट घूमता है तो वो किस में है? भू स्थिर कक्षा में है। इसके किसी कोण पे घूमता है तो वो भूतुल्यकाली कक्षा में। और अगर वो इस तरह से घूमता है, पोल टू पोल घूमता है, तो वो किस में है? पोलर कक्षा में है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये हमने बात की। और अगर यहाँ सूर्य है और कोई उपग्रह कहाँ पर है? पृथ्वी के निम्न भू कक्षा में है। किसमें है? निम्न भू कक्षा में। पर वो हमेशा सूर्य के दृष्टि छाया में रहता है। मतलब जैसे ये सूर्य इधर घूमा तो ये उपग्रह भी इसके साथ साथ घूम रहा है। आपको समझ में आ रहा है चित्र?
एक बार फिर से मैं बताता हूँ। कि जैसे ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, और ये बड़ा सा हो गया सन, ये हो गया सन। अब निम्न भूकक्षा में कोई उपग्रह है, ये हो गई निम्न भूकक्षा, और इसमें कोई उपग्रह है, मान लो यहाँ पर एक उपग्रह, ठीक है। तो जैसे ये उपग्रह गति करेगा तो इस तरह गति करेगा कि सूर्य की दृष्टि छाया में ये रहे। जैसे सूर्य गति कर रहा है, मान लो ये है अर्थ और सूर्य इधर जा रहा है तो उपग्रह भी इधर जाएगा, तो उस तरह से सूर्य के साथ साथ ये चलता रहेगा ताकि इसकी दृष्टि में ये रहे। तो ये है कंसेप्ट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का, कि भाई जो उपग्रह सूर्य के दृष्टि क्षेत्र में रहते हैं उन्हें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। और मिशन शक्ति की हमने बात करी, तो ये थी कुछ कक्षाएं जहां पर हम उपग्रहों को प्रस्तापित करते हैं। निम्न भूकक्षा में हम किस तरह के उपग्रह पर स्थापित करते हैं? जासूसी उपग्रह हो गए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गए, स्पेस स्टेशन हो गए, ठीक है। तो इस तरह के हम, और जो मौसम और दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन संबंधी जो उपग्रह होते हैं वो भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करते हैं। उसके बाद अब उपग्रह को स्थापित करने के लिए हम जिन भी वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिन भी यानों को, उनको हमें समझना है कि वो किस प्रकार के होते हैं। तो अगला हेडिंग डालो, उपग्रह प्रक्षेपण यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की अपन बात करेंगे, तो हम जब हमारी धरती से इनको आकाश में या फिर अंतरिक्ष में भेजते हैं तो किससे भेजते हैं? एक रॉकेट नुमा संरचना होती है, सबने टीवी में देखी होगी। तो रॉकेट नुमा संरचना से जैसे किसी भी उपग्रह को, किसी भी ऑर्बिटर को, किसी भी लैंडर को, किसी भी अंतरिक्ष यान को जब हम ऊपर भेजते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो किस तरह की संरचनाएं होती है? ये रॉकेट नुमा संरचना होती है। और उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास जो है वो भारत में 1969 से चालू हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके बाद धीरे धीरे इस पर कार्य चालू हुआ, पर ऑफिशियल रूप से इस पर काम चालू हुआ डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में, और एक विकास कार्यक्रम उपग्रह प्रक्षेपण यान पर बनाया गया 1979 में, 1979। और उसके बाद SLV, सबसे पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV। उसके बाद उसको और मॉडिफाई किया गया क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था, ये ज़्यादा की वजन नहीं ले जा सकता था, लगभग 40 किलो तक के सैटेलाइट ये ले जा पा रहा था। तो इसमें और मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके इसका एक संवर्धित रूप आया, SLV का संवर्धित रूप। तो संवर्धित SLV उसका नाम हो गया, संवर्धित SLV। तो उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा थी, वो 40 की जगह 150 किलो के सैटेलाइट ले जा रहा था। उसके बाद हमने इसमें और मॉडिफिकेशन किया और धीरे धीरे हम ध्रुवीय कक्षाओं तक गति करने लगे। ध्रुवीय कक्षा जो निम्न भूकक्षा होती है वहाँ तक सैटेलाइट की स्थापना करने लगे। तो वहाँ से जो उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाया उसका नाम था PSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इस तरह से ये कुछ प्रक्षेपण यान है, ये कार्यक्रम है जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो कि किस तरह की होती है कि रॉकेट नुमा संरचना, ये रॉकेट नुमा संरचनाएं
जिनमें उपग्रह को या फिर ऑर्बिटर को या फिर किसी लैंडर को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो हमने क्या कहा, एक राकेट नुमा संरचना है। मान लो एक राकेट नुमा संरचना है, इस तरीके से ये एक राकेट नुमा संरचना हो गई, राकेट नुमा संरचना हो गई। अब इसको ऊपर जाना है, इसको कहाँ जाना है, ऊपर। तो ऊपर जाना है तो इसको ये नीचे धक्का देगा तभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि साइंस का एक नियम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का मारते हैं तो उतना ही वो हमारे ऊपर पुश करती है, पुश और पुल का सिद्धांत है ये। तो अगर इसमें ईंधन है तो ईंधन जब ये नीचे धक्का मारता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ईंधन है इसके भी कुछ चरण होते हैं, इसके चेंबर बन होते हैं। जैसे एक चेंबर हो गया, दो चेंबर हो गया, तीसरा चरण हो गया और चौथा चरण हो गया। तो जैसे इस चरण का ईंधन खत्म हुआ तो ये काम करने लगता है, फिर उसके बाद इसका ईंधन खत्म हुआ तो ये काम करने लगता है। इस तरह से इसमें अंदर टैंक्स होते हैं और उन टैंक्स में ईंधन भरा होता है। तो अब जब लास्ट में सारा ईंधन इनका जल जाता है तो लास्ट में केवल इतना सा हिस्सा ही अंतरिक्ष में गति करता है और अपनी आगे की प्रोसेस करता है। तो रॉकेट नुमा संरचना होती है और इसी के सबसे ऊपरी भाग में ही उपग्रह, ऑर्बिटर, लैंडर जो भी हम भेज रहे हैं वो सब सबसे ऊपरी वाले भाग में रखते हैं। बाकी जो पूरा भाग है वो धीरे धीरे हटता जाता है, क्योंकि इनका काम क्या है, बस ईंधन को प्रोवाइड करना है। तो जो सबसे पहले इसका विकास हुआ वो हुआ 1979 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और फिर वहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम चालू हुआ। तो उपग्रह प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम की बात करें तो उपग्रह प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम कब, 1979 में, 1979 में विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। तो ये काम चालू हो गया और काम चालू होते ही पहला जो उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाया भारत में और उससे रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह छोड़े गए। तो उसका जो नाम था वो हमें ध्यान रखना है, SLV, सैटेलाइट। SLV का मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यान। अब स्वदेशी निर्मित यान लॉन्च हो गया तो इसका जो स्वदेशी निर्मित यान जब बना लिया तो इससे हम टेस्ट भी करेंगे, उपग्रहों को भी छोड़ेंगे। तो इससे जो उपग्रह छोड़े गए वो छोड़े गए रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह। रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को 1980 में सफलता पूर्वक छोड़ा गया। तो हमने क्या बात करी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान हमने SLV बना लिया। अब SLV में हम ईंधन यूज कर रहे थे, ये ईंधन था ठोस ईंधन। किस प्रकार का ईंधन था, ठोस ईंधन हम प्रयोग कर रहे थे। और ठोस ईंधन जो कितने चरणों में प्रयोग हो रहा था, 4 चरणों में, 4 चरणों वाला ये उपग्रह प्रक्षेपण यान था। और इसकी कैपेसिटी क्या थी, लगभग 40 किलो का ये उपग्रह ले जा सकता था, या फिर 40 किलो तक की कोई भी चीज़, लैंडर, ऑर्बिटर या कोई भी यान ये ले जा सकता था। उसके बाद इसको और संवर्धित किया गया, इसमें और डेवलपमेंट किया गया
और डेवलपमेंट करते ही हमारे पास जो उपग्रह प्रक्षेपण यान आता है उसका नाम आ जाता है ASLV। ए का मतलब है ऑगमेंटेड, AUG, MENTED। ऑगमेंटेड का मतलब संवर्धित SLV, सैटेलाइटिक लॉन्चिंग व्हीकल या फिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब इसमें क्या खास बात हुई कि जब इसको बनाया गया तो इसमें जो इसकी जो क्षमता हो गई वो 150 किलो की हो गई। 150 किलो तक के ये उपग्रह आकाश में ले जा सकता। हालांकि इसमें ईंधन इसमें भी ठोस था, इसमें भी ईंधन ठोस था, पर इसका जो साइज था थोड़ा बड़ा था। इसके 5 चरण थे, 5 चरणों में इसमें ईंधन स्थापित किया गया। तो इसका साइज बड़ा था, 150 किलो का ये उपग्रह ले जा सकता था। और हालांकि इसमें ईंधन सॉलिड ही था, पर संवर्धित जब ये बन गया तो इससे भारत की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी और इसने जो है ऊपर जब आसमान में उपग्रह भेजे तो ये किस प्रकार के थे, ये भी रोहिणी श्रृंखला के थे, पर इनको बोलते हैं एसरोस। एसरोस मतलब स्ट्रेस्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्ट्रेस्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। उसके बाद इनको और मॉडिफाई किया गया तो लगभग 2001 में भारत ने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसमें क्या अंतर था कि इसकी क्षमता बहुत अधिक थी। इसकी क्षमता इसलिए अधिक थी क्योंकि इसमें वैसे तो 4 ही चरण थे, पर इसमें ठोस व द्रव दोनों प्रकार का ईंधन प्रयोग कर रहे थे अपन। इसमें किस तरह का ठोस ईंधन था, इसमें भी ठोस ईंधन था, पर इसमें ठोस और द्रव दोनों प्रकार का हम ईंधन प्रयोग कर रहे थे। अब आपने ये देखा होगा कि जो ठोस ईंधन होता है और जो द्रव ईंधन होता है उसमें ठोस की क्षमता द्रव की अपेक्षा कम होती है, और अगर गैसीय ईंधन है तो गैसीय ईंधन की क्षमता और अधिक होती है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में हमने समझ रहे हैं कि 4 चरणों वाला ही है, पर इसमें ठोस और द्रव दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ठोस और द्रव दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये खास बात ये है कि इसका जो पहला और तीसरा जो चरण था, पहला और तीसरा चरण, फर्स्ट और थर्ड, उसमें हम यूज कर रहे हैं ठोस प्रकार का ईंधन, और दूसरा और जो चौथा चरण था उसमें हम द्रव ईंधन प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को। और PSLV में भी 3 श्रृंखलाएं हमारी आई, एक तो जेनरिक, एक कोरालोन और एक आई एक्स्ट्रा लार्ज। तीनों की क्षमताएं अलग अलग थी। जेनरिक सबसे जो कम वजन वाला था, सबसे कम वजन के सैटेलाइट ले जा सकता था, इसकी कैपेसिटी कम थी। और कोर अलोन की क्षमता इससे अधिक थी और एक्स्ट्रा लार्ज की क्षमता इससे अधिक थी। तो जिस प्रकार का हमें सैटेलाइट भेजना है उस प्रकार से हम PSLV को प्रयोग में लाते थे। तो SLV, ASLV और PSLV। और इसके बाद एक और आता है GSLV। तो GSLV अब तक का सबसे आधुनिक भारत के पास प्रक्षेपण यान है और इसकी क्षमता सर्वाधिक क्षमता वाला ये है। तो इस PSLV में भी क्षमता की बात करें तो इसकी जो एक्सेल जो सबसे बड़ा क्षमता वाला था वो 1750 किलो का भार ऊपर ले जा सकता था। तो इस तरह से भारत की ये उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। जो पहले प्रकार का है वो था SLV या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या फिर हिंदी में उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसकी क्या खास बात थी कि लिखो ठोस ईंधन आधारित 4 चरणों
वाला प्रक्षेपण यान जो 40 किलोग्राम तक के सैटेलाइट ले जाने में सक्षम था। उसके बाद अगला प्रक्षेपण यान कौन सा था? अगला प्रक्षेपण यान दूसरे नंबर का ASLV, पूरा नाम ऑगमेंटेड यानी संवर्धित, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर हिंदी में नाम लिखेंगे तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसकी खास बात कि 1992 में पहली बार 1992 में पहली बार ठोस ईंधन आधारित, किस प्रकार का ईंधन है? ठोस ईंधन आधारित 5 चरणों वाला ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से एसरोस का क्या मतलब है? स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। इस एस का मतलब सैटेलाइट, इसका मतलब सीरीज, और RO का मतलब रोहिणी, और एस का मतलब स्ट्रेच। तो स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट श्रृंखला के उपग्रह को निम्न भूकक्षा कौन सी होती है? निम्न भूकक्षा 200 से 2000 किलोमीटर में भेजा गया। तो क्या लिखा अपन ने कि 1992 में ठोस ईंधन आधारित 4 चरणों वाला जो ASLV बनाया गया, उससे हमने किस प्रकार के उपग्रह छोड़े? एसरोस मतलब स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज के उपग्रह भेजे, किसमें? निम्न भूकक्षा में। हालांकि SLV का प्रयोग भी रोहिणी सीरीज के लिए किया गया था, यहाँ भी रोहिणी सीरीज के लिए, पर यहाँ पर रोहिणी सीरीज का ही स्ट्रेच्ड सैटेलाइट, स्ट्रेच का मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका जिसका वजन उसका बढ़ गया। स्ट्रेच का मतलब किसी चीज़ को खींच देना, मतलब उसको और बड़ा कर देना। और बड़ा किस प्रकार करेंगे? जब उसमें तकनीकी विकास होगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से रोहिणी श्रृंखला का ही जो उपग्रह है वो भेजा गया, पर इस बार जो रोहिणी श्रृंखला का उपग्रह था वो थोड़ा मॉडिफाई था। तो वो किसकी सहायता से भेजा गया? ASLV की सहायता से। अब इसकी जो क्षमता है वो कितनी हो गई? 150 किलो इसकी क्षमता हो गई। तो इसकी जो क्षमता है उपग्रह ले जाने की वो 150 किलोग्राम तक है। हालांकि अभी हम निम्न भूकक्षा तक ही पहुंच पाए हैं। कहाँ तक पहुंच पाए? निम्न भूकक्षा तक। अगला जो उपग्रह है तीसरे प्रकार का, उसका नाम है PSLV या फिर पोलर SLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी क्या खास बात है PSLV की? कि PSLV जो है ये सैटेलाइट या फिर उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कह सकते हैं इसको, क्योंकि पोलर जो ऑर्बिट है उसको हमने देख रखा है। तो ध्रुवीय कक्षा में
स्थापित करता है, स्थापित करने में सक्षम है। और सैटेलाइट का वजन कितना हो सकता है? लगभग 1750 किलो तक। तो 1750 किलो के सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है ये है। और 4 चरणों वाला है, तो इसमें 4 चरणों में ईंधन भरा होता है। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन तथा दूसरे व चौथे चरण में द्रव ईंधन भरा होता है। तो यह है पीएसएलवी। और पीएसएलवी में हमने देखा कि इसमें भी किस तरह के उपग्रह हैं, 3 प्रकार के, इसके 3 संस्करण हैं। तो पीएसएलवी के संस्करण तो कौन कौन से संस्करण हैं इसके? एक तो है PSLV-G, मतलब जेनेरिक, जी का मतलब जेनेरिक। उसके बाद PSLV कोर अलोन CA, कोर अलोन, इसका नाम ऐसे ही लिखना है, कोर अलोन। और PSLV XL, एक्स्ट्रा लार्ज। अब इन तीनों की खास बात क्या थी कि जो जेनेरिक था, जो जेनेरिक की क्षमता थी किसी भी इसको ले जाने की, सैटेलाइट को, तो ये 1550 केजी तक का सैटेलाइट ले जा सकता था, 1550 किलो तक का सैटेलाइट ले जा सकता था। उसके बाद कोर अलोन की जो क्षमता थी वो 1100 किलो थी, 1100 किलो की क्षमता थी। और जो एक्स्ट्रा लार्ज थी इसका क्षमता सबसे अधिक 1750 किलोग्राम की थी। वो तीनों ही कहाँ तक ले जाएंगे सैटेलाइट को? निम्न भू कक्षा तक ले जाएंगे, लगभग 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो ये 3 संस्करण हैं पीएसएलवी के, कि पीएसएलवी जेनेरिक, पीएसएलवी कोर अलोन और पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज। तीनों की कैपेसिटी के हिसाब से इनको नाम दिए गए। अब हमने बात करी कि ये 4 चरणों वाला है और पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग होता है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें जो ठोस ईंधन है, जो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल या फिर जो ठोस ईंधन है, ठोस ईंधन, इसमें जो ठोस ईंधन है वो पॉलीब्यूटाडाइन प्रयोग किया जाता है। पॉलीब्यूटाडाइन किस तरह का? हाइड्रोक्सिल टाइप का, तो HTPB ये नाम है ठोस ईंधन का। मतलब हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, यह है ठोस ईंधन के रूप में। और इसमें जो लिक्विड फ्यूल या द्रव ईंधन जो प्रयोग होता है, द्रवित ईंधन या फिर द्रव ईंधन जो प्रयोग होता है, उस ईंधन के रूप में इसमें हम डाइमिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो UDMH, मतलब U का मतलब अनसिमेट्रिकल मतलब असममित, डाई मिथाइल
हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। असिमेट्रिकल या फिर असममित डाई मैथिल हाइड्राजीन। तो द्रव ईंधन के रूप में असिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजीन और ठोस ईंधन के रूप में हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पीएसएलवी की बात हमने करी कि इसकी जो अधिकतम क्षमता है वो 1750 किलोग्राम की है। आप लोगों ने मंगलयान मूवी देखी होगी, तो मंगलयान मूवी में जो सैटेलाइट छोड़ा गया था तो उसमें क्या होता था कि वो पीएसएलवी की सहायता से छोड़ा गया। तो जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था 2013 का भारत का, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मंगलयान मूवी में वही दिखाया गया है कि उसमें क्या है कि जैसे मान लो ईंधन चालू किया, जब पर्याप्त ऊंचाई पर जो है अपना उपग्रह पहुंच गया तो ईंधन चालू करते थे, और जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसके वायुमंडल के बाहर उपग्रह निकल गया तो इसका ईंधन इसको एक धक्का देके बंद कर देते थे, तो ये अपने आप ही घूमता रहता था और अपनी से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता था। फिर जैसे ही यहाँ पे आता था इसको वापस एक बार ईंधन चालू किया और धक्का दिया थोड़ी देर, फिर ये और ऊपर गया और इसको वापस बंद कर दिया, तो फिर वो वापस वहीं थोड़ा और ऊपर चला जाता था। इस तरह की तकनीक का प्रयोग करके हमने मंगलयान भेजा था, तो उसी के आधार पर वो मूवी बनाई गई है। तो अब हमारे बाद जो है वो यूएसए ने भेजा था और हमारे पहले पहुंच गया था, क्योंकि वो कंटिन्यू जा रहा था, पर हमने जो तकनीक प्रयोग की, क्योंकि हमारे पास इतनी दूर जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था। पीएसएलवी, हालांकि हमारे पास जीएसएलवी 2010 में ही इसको बना लिया था इसके जो, पर जीएसएलवी जो है उसमें क्या है कुछ डिसबैलेंस थे, उसमें कुछ तकनीकी खराबी थी, क्योंकि वो उसके ज़्यादातर जो परीक्षण रहे हैं वो असफल रहे हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया गया। और हमारा जो सबसे सफल परीक्षण है पीएसएलवी का रहा है, तो पीएसएलवी की सहायता से हमने 2013 में एमओएम या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है मंगलयान वो भेजा था। तो पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं, और उसके बाद हम आगे देखते हैं जो अगला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम है जीएसएलवी। लगभग 4000 किलो तक का ये वजन ले जा सकता है, और इसके भी 2 संस्करण हमको ध्यान रखना है, जीएसएलवी 2 एंड जीएसएलवी 3। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, दोनों ही नाम हो सकते हैं इसके। सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसकी सर्वाधिक क्षमता है, ये इसरो का सर्वाधिक क्षमता वाला प्रक्षेपण यान है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसरो का सर्वाधिक क्षमता वाला प्रक्षेपण यान। तो हमने एसएलवी को समझा तो वहाँ पे 4 चरणों में ईंधन भरा था, फिर उसके बाद एएसएलवी को समझा तो वहाँ 5 चरणों में, फिर पीएसएलवी को समझा तो वहाँ 4 चरण हो गए, पर वहाँ पर ठोस और द्रव 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग हो रहे थे। पर जीएसएलवी की बात करें तो इसमें 3 चरण होते हैं, 3 चरण। तीनों चरण को ध्यान से देखेंगे तो प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण का जो ईंधन है वो किस प्रकार का है, वो है ठोस प्रकार का, ठोस प्रकार का ईंधन, किसमें, प्रथम चरण में। उसके बाद दूसरा जो चरण है उसमें हमने प्रयोग किया, जो दूसरा चरण है उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं किस प्रकार का, द्रव ईंधन। किस प्रकार का ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, द्रव ईंधन, द्रवित या फिर द्रव ईंधन।
द्रवित ईंधन प्रयोग कर रहे हैं दूसरे चरण में। और जो तीसरा चरण है इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार इसी चरण की वजह से इसमें जो तकनीकी खराबी है इसकी वजह से ये काफ़ी बार असफल रहा, इसके जो टेस्ट किए गए। तो ये जो ईंधन है इसमें वो क्रायोजेनिक ईंधन है। क्रायोजेनिक ईंधन किस प्रकार का ईंधन है? क्रायोजेनिक ईंधन है। अब दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सॉलिड या फिर ठोस, द्रवित या फिर लिक्विड, ये तो समझ में आता है, पर एक क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? तो क्रायोजेनिक ईंधन का मतलब, क्रायो का मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा। क्रायो शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है अत्यधिक, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी कोरोना में जो ट्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती थी तो मुंबई से या फिर जहाँ भी ऑक्सीजन के प्लांट है वहाँ से ऑक्सीजन दिल्ली तक लाते थे। तो वो कुछ विशेष प्रकार के टैंकों में आती थी। जब वो टैंकर आते थे तो वो टैंकर ऐसे कैसे रखे जाते थे, जो ट्रेन से उठा के ऐसा कैसा ट्रक में रख दिया और उसको लेके गए। तो जो क्रायोजेनिक टैंक रहता था वो स्पेशल प्रकार का टैंक रहता था। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये तापमान निश्चित रखते हैं और तापमान 0 से कम होता है। ऐसा तापमान जहाँ पर कोई वस्तु का वही तापमान बना रहे। जैसे उस टाइम ऑक्सीजन जो चाहिए थी वो सिलेंडर में भरते हैं, तो वो क्रायोजेनिक सिलेंडर रहते थे जिसमें लिक्विड द्रवित ऑक्सीजन हम भरते थे। और ऑक्सीजन द्रवित कब होगी? जब उसका तापमान 0 से कम होगा। कोई भी जो गैस है वो हायर, जब ज़्यादा तापमान करेंगे तो गैसीय अवस्था में रहेगी, जब कम तापमान करेंगे तो द्रवित अवस्था में रहेगी। तो ऑक्सीजन -24 डिग्री पे उसमें रखा जाता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो तीसरा चरण है वो क्रायोजेनिक ईंधन का प्रकार है। क्रायोजेनिक वहाँ पर माहौल है, वहाँ पर ठंडा, काफ़ी अत्यधिक ठंडा है तीसरा चरण। और इसमें जो प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, जो क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं एक तो द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, द्रवित ऑक्सीजन, ये प्रयोग करते हैं। तो दोनों ये जो है दोनों प्रणोदक प्रयोग किए जाते हैं तीसरे चरण में, द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन। तो 3 चरण है इसमें। ठोस ईंधन है प्रथम चरण में, दूसरे चरण में द्रवित और तीसरे में क्रायोजेनिक। तो ये है जीएसएलवी। और जीएसएलवी का जो प्रयोग अपन ने किया अभी तक, जीएसएलवी, तो जीएसएलवी की जो सहायता अपन ने लिए, जीएसएलवी की सहायता से ही चंद्रयान 2 भेजा गया था। जो 2019 में चंद्रयान भेजा गया था, जो हमारा जो मून लैंडर था और ऑर्बिटर था और प्रज्ञान रोवर था, तो उस तरह से हमने भेजा। तो विक्रम लैंडर से हमारा और जो कनेक्शन टूट गया था 6 सितंबर को, तो वो जो भेजा गया था वो चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था वो जीएसएलवी की सहायता से भेजा गया था। और जीएसएलवी में भी कौन सा वर्जन? जीएसएलवी मार्क 3, बाहुबली बोलते हैं इसको, जीएसएलवी मार्क 3, क्योंकि काफ़ी क्षमता है इसकी। और चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो इसी की सहायता से भेजा गया था। तो ये हमने बात करी जीएसएलवी की, कि जीएसएलवी क्या होता है और इसकी क्षमता लगभग 4000 किलो की इसकी क्षमता होती है और 3 चरण इसमें होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने किसी भी उपग्रह को लॉन्च किया, ये इस तरह से हमारा और यहाँ से हम उपग्रह को लॉन्च कर रहे हैं इंडिया से। और उपग्रह को लॉन्च किया तो ये आसमान में उड़ा और कुछ दूरी पे जाने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से लॉन्चिंग व्हीकल है, ये लॉन्चिंग व्हीकल इसके साथ जाता है और यहाँ से उपग्रह अलग हो गया, उपग्रह तो चला गया ऊपर और लॉन्चिंग व्हीकल आ गया वापस बंगाल की खाड़ी में गिर गया।
तो अब ये हो सकता है कि इस लॉन्चिंग व्हीकल को वापस तट पर लाकर इसको पुनः सही करके इसका प्रयोग कर लिया जाए, ताकि अगला जो उपग्रह है वापस इसी की सहायता से भेज दिया जाए। तो इस प्रकार का जो लॉन्चिंग व्हीकल तकनीक है इसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। क्या बोलते हैं? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो एक नोट डाल के लिखो, नोट डाल के क्या लिखना है? RLV, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल कि लिखो कि भारत ने 2016 में रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के तकनीकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर तकनीकी प्रदर्शक का सफल परीक्षण किया, जिसमें परीक्षण के तौर पर लॉन्चिंग व्हीकल को पुनः बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतारा गया। मतलब ये लॉन्चिंग व्हीकल को बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर ये उतारा वहाँ से उसको वापस लाके दोबारा प्रयोग कर लिया। तो ये कारनामा इंडिया ने कब किया? 2016 में। तो 2016 में भारत इस प्रकार का कारनामा करने में सफल रहा। और मिशन शक्ति हमने समझ ही लिया था कि मिशन शक्ति क्या है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न भूकक्षा, उसमें कोई उपग्रह गति कर रहा है तो उसको जो है हम नीचे से ही, धरती से ही नष्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? एंटी सैटेलाइट एसेट की सहायता से। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल भी हमने देखे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख कार्यक्रम हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के, अंतरिक्ष अन्वेषण जो कार्यक्रम है, भारत ने अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते रहते हैं। तो जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन? इंडिया के संदर्भ में, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन या फिर प्रोग्राम। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या फिर प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। अब इनकी बात करें तो ये किस तरह से भारत में चालू है। तो सबसे पहले भारत ने जो अपना पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह जो भेजा, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो था, प्रायोगिक उपग्रह, हालांकि वो भारत ने खुद नहीं भेजा, सोवियत रूस का सहारा लिया था, पर भारत का खुद का बनाया हुआ था। तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को भेजा, पर भारत ने नहीं भेजा क्योंकि 1975 की बात है। और हमारा जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसको बनाने का कार्यक्रम ही 1979 में चालू हुआ, 1979 में। और 1975 में हमने उपग्रह बना लिया था।
पर उसको भेजने की तकनीक हमारे पास नहीं थी, तो हालांकि हम किसका सहारा लेंगे, दूसरे देश का, तो हमने सहारा लिया सोवियत रूस का, और सोवियत रूस ने उसको स्थापित किया लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर निम्न भू कक्षा में। तो ये था पहला जो हमारा कार्यक्रम आर्यभट्ट को भेजने का। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बात आती है 2008 की। तो 2008 में हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा, और चंद्रयान फर्स्ट हमने पहली बार में सफलतापूर्वक भेजा। उसके बाद हमारा 2013 का मिशन है, जिसको मैंने पहले भी बताया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान। मंगलयान भेजा 2013 में, और ये जो कक्षा में 2014 में पहुंचा था, और मैंने बताया क्या तकनीकें प्रयोग करी थी इसमें। उसके बाद हमने 2015 में जो स्पेस टेलीस्कोप भेजा, अंतरिक्ष वेधशाला, स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेजी। उसके बाद चंद्रयान 2 जो आंशिक रूप से सफल हुआ 2019 का, उसकी भी बात करेंगे। तो जो पहला हमें याद बात करनी है वो है हमारा आर्यभट्ट, फर्स्ट आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट में लिखो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रायोगिक उपग्रह, जिसे सोवियत रूस ने, किसने भेजा, सोवियत रूस द्वारा, कब भेजा, 1975 में भेजा, 1975 में। और कौन से रॉकेट की सहायता से भेजा, ये नाम महत्वपूर्ण है, कोसमोस 3M, कोसमोस 3M रॉकेट द्वारा LEO में स्थापित किया। LEO का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में स्थापित किया। किसको, आर्यभट्ट को। ठीक है, तो 1975 की बात हो गई। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण मिशन जो था भारत का, वो था चंद्रयान प्रथम। अगला महत्वपूर्ण मिशन है। और तो ये कब, चंद्रयान प्रथम की जो घटना है ये 2008 की है। कब की, अक्टूबर 2008 की। और अक्टूबर 2008 को जब इसको हमने सफलतापूर्वक भेजा, तो 2008 की बात आ रही है, तो हालांकि हम नहीं भेजा होगा क्योंकि दूसरे देश की सहायता अब नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास खुद का प्रक्षेपण यान है जो कि हमने काफ़ी पहले ही डेवलप कर लिया है। तो 2008 में हमने PSLV का C11 की सहायता से इसको भेजा। तो अक्टूबर 2008 में PSLV C11 की सहायता से इसको भेजा। और इसका जो प्रमुख पेलोड की बात हमने करी थी। पेलोड का क्या मतलब होता है कि जो बस होता है उसके अंदर जो भी उपकरण भरे जाते हैं। बस का मतलब किसी भी जो उपग्रह है उसका बाहरी आवरण को बोलते हैं बस। जैसे ये कमरा है, इसको बोलेंगे बस, और कमरे के अंदर जो सामान रखे हुए हैं उसको बोलेंगे पेलोड। तो जो उपग्रह है उसके अंदर जो भी सामान भरे हुए हैं, जो भी उपकरण भरे हुए हैं, जहाँ से वो हमें डाटा भेजेगा, आंकड़े भेजेगा जब अंतरिक्ष में जाएगा, तो उन्हीं उपकरणों को पेलोड कहा जाता है। तो जो पेलोड था, उसका प्रमुख पेलोड था, वो था मून इम्पैक्ट प्रोब। क्या था, मून इम्पैक्ट प्रोब, ये नाम है पेलोड का। और ये मून इम्पैक्ट प्रोब ही जो चंद्रमा की जो सतह है वहाँ पर जल के इसने आंकड़े पृथ्वी पर भेजे। तो चंद्रमा की सतह पर जल पाए जाने के आंकड़े भेजे। किसने भेजे, मून इम्पैक्ट प्रोब ने। क्या है, प्रमुख पेलोड है किसका, चंद्रयान प्रथम का। और क्या हमें जानकारी दे रहा है कि यहाँ पर जो मून है
वहाँ पर हीलियम-3 की उपस्थिति भी है। हीलियम-3 की उपस्थिति के बारे में बताया, बारे में भी बताया। तो किसके किसके बारे में बताया? एक तो जल के बारे में, एक हीलियम-3 के बारे में। और हीलियम-3 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, सौर ऊर्जा को भी भविष्य का ईंधन कह रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा तो क्या है, अभी भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग हो रही है। और जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो अभी कोयला जलाना से बेहतर है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हालांकि देखा भी जा रहा है, अपना राजस्थान काफ़ी इसमें आगे है। और जो हमारा बाडला में जो सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क है, काफ़ी अद्भुत है। तो उसी तरह हीलियम-3 को भी भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और ये भारत का प्रथम मून मिशन था, प्रथम मून मिशन है, और पहली बार में भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की। हालांकि जो चंद्रयान-1 भेजा था भारत ने, ये 2 वर्ष के लिए कार्य करना था। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए कार्य करना था। पर ये जो है, इससे 1 वर्ष के अंदर ही, 1 वर्ष से कम समय में ही संपर्क टूट गया। हालांकि इसको 2 वर्ष काम करना था, पर 1 वर्ष में ही संपर्क टूट गया। पर इसके लिए, इसको जिस काम के लिए भेजा था, इसने 1 वर्ष से कम समय में ही वो काम पूरा कर दिया था। तो ये अपना निर्धारित कार्य कर चुका था। हालांकि इसे संपर्क टूट चुका था 1 साल के अंदर ही, और इसका जो काम था इसने कर दिया था। जो वहाँ के आंकड़े थे, हमें भली भांति रूप से इसने भेज दिए थे। तो ये था चंद्रयान प्रथम। और अगला जो मिशन है, जो महत्वपूर्ण मिशन है, वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, या फिर MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, या फिर एक और नाम मंगलयान। क्या नाम है? मंगलयान। कब की बात है? नवंबर 2013 की। तो नवंबर 2013 में PSLV C-25 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट PSLV C-11 द्वारा, ये संस्करण बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे PSLV के नए वर्जन आते जाएंगे, इनके संस्करण बढ़ाते रहते हैं। तो PSLV C-25 द्वारा भारत का पहला मंगल मिशन, ठीक है। अब इस मंगल मिशन में हमने बात करें, तो ये मंगल मिशन भेजा, तो इसके विभिन्न पेलोड, क्योंकि ये जा रहा है तो पेलोड्स लेके जाएगा। पेलोड्स का क्या मतलब है? कि जो उसके अंदर उपकरण है वो है पेलोड्स, और सभी पेलोड्स का अलग अलग कार्य होगा। तो इन्होंने, अब इन पेलोड्स ने भी हमको डाटा भेजे। तो इसमें जो पहला पेलोड था उसका नाम था मेनका। क्या नाम था? मेनका। मेनका का क्या? M का मतलब है मार्स, मतलब मंगल ग्रह, मार्स यानी मंगल। और E का मतलब है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर मतलब उसका बाहरी आवरण। और N का मतलब है न्यूट्रल, N का मतलब है न्यूट्रल। C का मतलब है कंपोजिशन, C का मतलब है कंपोजिशन। और A का मतलब है एनालाइजर। तो मास, एक्सोस्फीयर, न्यूट्रल, कंपोजिशन, एनालाइजर। मतलब मार्स का जो बाहरी आवरण है, एक्सोस्फीयर है, वहाँ पर जो न्यूट्रल कंपोजिशन, मतलब जो पार्टिकल है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, किस प्रकार के वहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, उनको एनालाइज करेगा, उनकी स्टडी करेगा। तो उसी को नाम बोला मेनका। तो इसका नाम है मेनका। ये क्या है? एक पेलोड है,
और इसका काम जो है वो है कि मंगल ग्रह के 100 स्पेयर मतलब बरहीमंडल के संगठन, कंपोजिशन का मतलब संगठन का अध्ययन, एनालाइजर का मतलब अध्ययन करने से संबंधित। तो मेन का जो पेलोड है वो किस काम में आएगा कि मंगल ग्रह के बृहमंडल के संगठन का अध्ययन करने से संबंधित है, उसका अध्ययन करेगा और वहाँ के डाटा भारत पर भेजेगा। तो एक पेलोड तो हो गया मेन का। जो नेक्स्ट पेलोड है इसका, दूसरा पेलोड, वो है मार्स यानी मंगल, कलर यानी रंगीन कैमरा, मतलब मार्स के रंगीन फोटो लेगा। वो मार्स के ही नहीं, मार्स ग्रह के साथ साथ इसके उपग्रहों के भी। और इसके उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। तो ये इसका काम क्या रहेगा? ये मंगल ग्रह तथा इसके उपग्रहों फोबोस व डीमोस की तस्वीरें लेने से संबंधित पेलोड। मतलब मार्स कलर कैमरा है। कैमरा क्या काम आता है? तस्वीरें लेने के काम आता है। और वहाँ पर मंगल पर गया है तो किस प्रकार की तस्वीरें लेगा? ग्रह की तस्वीरें लेगा और साथ भी उसमें उपग्रह की तस्वीरें भी लेगा। जो अगला प्रकार का इसका पेलोड है वो है LAP, मतलब लेमन अल्फा फोटोमीटर। लेमन अल्फा फोटोमीटर, क्या नाम बताया? लेमन अल्फा फोटोमीटर। और इसका काम क्या है कि मंगल का जो वातावरण है, मंगल का जो वातावरण है वहाँ पे हाइड्रोजन और इसके समस्थानिकों के मात्राओं का अध्ययन करेगा। तो मंगल के वातावरण में हाइड्रोजन एवं इसके समस्थानिक के बारे में आंकड़े एकत्र करेगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन है और उसके समस्थानिक है। समस्थानिक का क्या मतलब होता है? आइसोटोप्स, इनको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ऐसे कण जिनका, ऐसे जो अणु या परमाणु जिनका जो द्रव्यमान जो है अलग अलग रहता है, पर रासायनिक जो परमाणु वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो समान रहता है पर द्रव्यमान अलग अलग रहता है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 है, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम इसके नाम है। ठीक है। तो हालांकि ये पता होगा आपको कि समस्थानिक क्या होते हैं, अगर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा आइसोटोप्स। तो लेमन अल्फा फोटोमीटर क्या काम करेगा कि वहाँ पर हाइड्रोजन और उसके समस्थानिकों की उपस्थिति को चेक करेगा। उसके बाद जो अगला प्रकार का पेलोड लगा था इसमें वो था इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। अब इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये किसको बारे में पता करेगा? वहाँ के तापमान के बारे में। वहाँ पर कितना तापमान है मंगल की सतह का, और विभिन्न भागों की वहाँ पर तस्वीरें लेगा। तो तापमान के अध्ययन के लिए हमने
थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर इसके साथ लगाया पेलोड के रूप में। और एक और महत्वपूर्ण पेलोड है जिसका नाम है मीथेन सेंसर। मीथेन सेंसर फॉर मार्स। तो मार्स के लिए मीथेन सेंसर, क्योंकि मीथेन गैस की वहाँ पर जो है उपस्थिति को ये चेक करेगा, इसकी मीथेन गैस की उपस्थिति को चेक करेगा वहाँ पर। तो ये सारे पेलोड हैं इसके। किसकी बात करी हमने? मास ऑर्बिटर मिशन की। तो मान लो हमने बनाया एक इस तरह से ये मंगलयान, ये है मंगलयान, और मंगलयान कहाँ पर जा रहा है? मंगल पर जा रहा है। कब जा रहा है? नवंबर 2013। किसकी सहायता से जा रहा है? PSLV C-25 की सहायता से। अब इसके अंदर बहुत सारे पेलोड हैं। एक पेलोड यहाँ पे हो गया मान लो अंदर, एक पेलोड हो गया यहाँ पे, दूसरा पेलोड, तीसरा पेलोड यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, और ये हो गया पांचवा। इस तरह के ये पेलोड है। और इन पेलोडों को अलग अलग काम दिया गया है, सबका अलग अलग काम है। एक है मेन का क्या है? एक्सोस्फीयर, मार्स का जो एक्सोस्फीयर है उसका अध्ययन करेगा, मतलब बरहीमंडल का अध्ययन करेगा। बरहीमंडल में जो वहाँ के संगठक है, बरहीमंडल में किस प्रकार के तत्व है उनका अध्ययन करेगा मेन का। उसके बाद मार्स कलर कैमरा है। कौन सा कैमरा है? कलर कैमरा। कैमरे का क्या काम होता है? तस्वीरें लेना। तो ये तस्वीरें लेगा। किसकी तस्वीरें लेगा? मंगल की तस्वीर लेगा। इसके जो उपग्रह है फोबोस और डीमोस, उनकी तस्वीरें लेगा। कलर कैमरा है। उसके साथ हमने क्या भेजा इसमें? लेप भेजा। लेमेन, एल का मतलब लेमेन, ए का मतलब क्या हुआ? अल्फा, और पी का मतलब फोटोमीटर। तो लेमेन भेजा, लेमेन अल्फा फोटोमीटर लेप भेजा। अब लेप क्या करेगा? वहाँ पर हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन और इसके समस्थानिकों का अध्ययन करेगा। उसके साथ ही हमने इसके साथ कौन सा पेलोड लगाया? इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये लगाया। अब ये क्या काम करेगा? वहाँ पर तापमान को वहाँ पर स्टडी करेगा कि वहाँ पर तापमान किस प्रकार का है। उसके बाद हमने लगाया मीथेन सेंसर। तो ये मीथेन को वहाँ पर सेंस करेगा कि मीथेन गैस जो CH4 गैस है वो वहाँ पर क्या उपलब्धता है उसकी। तो ये कुछ मिशन थे। उसके बाद ही एस्ट्रोसेट भेजा गया 2015 में, अंतरिक्ष वेधशाला जो भारत ने निम्न भू कक्षा में स्थापित की। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया। तो उनकी भी बातें करेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। तो धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें। धन्यवाद।